नमस्ते। आज हम 2025 की फिल्म द कंजूरिंग लास्ट राइट्स पर थोड़ी गहराई से नज़र डालेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर कोशिश रहेगी कि इसकी कहानी समझें या असल में किस घटना से प्रेरित है और क्यों इसे कंजूरिंग यूनिवर्स के लिए इतना ज़रूरी माना जा रहा है। तो कहानी हमें ले जाती है 1986 पेंसिल्वेनिया। एड और लोरेन वॉरेन मतलब पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा वाले किरदार जो पैरानॉर्मल दुनिया की जानी मानी जोड़ी हैं, वो अब रिटायर हो चुके हैं, पर उन्हें लौटना पड़ता है एक आखिरी केस के लिए। और ये केस उनके लिए बहुत ही पर्सनल, शायद सबसे ज्यादा खतरनाक भी। और ये जुड़ा है असल जिंदगी के स्मर्ल परिवार के अनुभवों से। साथ ही उनकी बेटी जूडी वॉरेन, मिया टॉमलिंसन ने रोल किया है, वो अब बड़ी हो गई है। वो न सिर्फ उनकी विरासत है बल्कि इस केस में एक अहम कड़ी भी बनती है, जैसे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली। हाँ, और ये जो स्मर्ल परिवार वाला मामला है ना, ये असल में भी बड़ा सनसनीखेज रहा है। रियल लाइफ में इस परिवार ने सालों तक दावा किया कि उनके साथ अजीब हिंसक घटनाएं हो रही हैं। चीजों का हिलना, आवाजें आना, यहाँ तक कि फिजिकल अटैक्स की भी बातें थीं। तो माहौल बहुत ही तनाव भरा था। और इसी बैकग्राउंड में वॉरेन को वापस बुलाया जाता है, रिटायरमेंट के बावजूद। घर में एक राक्षसग्रस्त आईना है, कोई मामूली आईना नहीं। ये चीज लोरेन के अपने दर्दनाक अतीत से जुड़ी है और यहीं से फिल्म हमें 1964 के फ्लैशबैक में ले जाती है। हाँ, और ये फ्लैशबैक बड़ा जरूरी है। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है, ये लोरेन के कैरेक्टर को समझने में मदद करता है। उनके मुश्किल प्रसव से जुड़ा है, उनके शुरुआती अलौकिक तजुर्बों से। ऐसा लगता है कि शायद पहले भी ऐसी ही कोई शक्ति उन्हें परेशान कर चुकी है। तो ये आईना महज एक हॉरर प्रॉप नहीं रहता। ये लोरेन के पर्सनल डर, उनके मातृत्व के अनुभव और बरसों से चली आ रही एक अनदेखी लड़ाई का सिंबल बन जाता है। ये इशारा करता है कि ये शैतानी ताकत शायद उनके परिवार का पीछा काफी वक्त से कर रही है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ स्मॉल परिवार तक ही सीमित नहीं था मामला? शायद नहीं, कम से कम फिल्म तो यही हिंट देती है। और चीजें तब और उलझ जाती हैं जब जूडी, जो अपनी माँ की तरह ही थोड़ी सेंसिटिव है, वो अनजाने में उस शैतानी शक्ति को अपनी तरफ खींच लेती है। अब वॉरेन के सामने चैलेंज सिर्फ स्मॉल परिवार को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट करना है। दांव पर सब कुछ है, उनकी लेगेसी, उनका परिवार, सब। यहीं पर कहानी का जो इमोशनल कोर है वो सामने आता है। ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं रह जाती, ये वॉरेन फैमिली की अपनी अंदरूनी लड़ाई बन जाती है। लोरेन का डर, एड का अपनी पत्नी और बेटी को बचाने का इरादा, और जूडी का अपनी शक्तियों से जूझना, ये सब मिलकर कहानी को ज्यादा गहरा बनाते हैं। हाँ, और ये गहराई उन डरावनी घटनाओं में भी दिखती है जो स्मर्ल घर में होती हैं। फिल्म सिर्फ जंप स्केयर्स पर नहीं टिकी है, हमें वो सब देखने को मिलता है जिसका दावा स्मर्ल परिवार ने असल में किया था, जैसे वो हिंसक पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी, परिवार के कुत्ते को दीवार पर फेंका जाना, आईनों पर अजीब संदेश दिखना, परछाइयों का गलियारों में रेंगना। माहौल लगातार तनाव वाला रहता है। बिल्कुल, और ये घटनाएं सीधे तौर पर स्मर्ल हंटिंग के जो वास्तविक दावे थे उनसे ली गई हैं। असलियत में भी हिंसक हमले, चीजों के उड़ने, अजीब संदेशों की बातें सामने आई थी। फिल्म बेशक उन्हें थोड़ा ड्रामाटाइज करती है, शायद असल दावों से भी ज्यादा डरावना दिखाती है, लेकिन बेसिस वही रिपोर्ट्स हैं। और यहीं पर फिल्म थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है, क्योंकि स्मर्ल केस असलियत में भी काफी बहस का मुद्दा रहा था। कितना सच, कितना वहम। हाँ, मीडिया ने भी काफी उछाला था शायद। बिल्कुल। फिल्म उस बहस में नहीं पड़ती, लेकिन उन घटनाओं का इस्तेमाल करके वो डर पैदा करती है। फिल्म में लॉरेन का जो इमोशनल सफर है वो भी कमाल का दिखाया गया है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर वहां नहीं है। उस आईने की वजह से वो खुद को भी एक विक्टिम की तरह महसूस करने लगती है। उसका अपना अतीत, उसका डर, माँ होने की चिंताएं और इस केस का अलौकिक बोझ, ये सब मिलकर उसे जैसे तोड़ने लगते हैं। ये सिर्फ बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं, अंदर की लड़ाई भी है। और यहीं जूडी का रोल और भी अहम हो जाता है। उसके विजन्स के जरिए हमें उस शैतानी शक्ति की असली नेचर का पता चलता है कि ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कोई गहरी नफरत भरी शक्ति है। जूडी की मौजूदगी सिर्फ डर नहीं बढ़ाती, बल्कि वो हमें वॉरेन परिवार से इमोशनली कनेक्ट करती है। हम उनका दर्द महसूस कर पाते हैं।
तनाव बढ़ता जाता है। वॉरेन अपना सारा तजुर्बा और नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, रिचुअल्स, झाड़ फूक, प्रार्थनाएं, लेकिन वो शैतानी एंटिटी इतनी पावरफुल है कि हर बार ज्यादा जोर से पलटवार करती है। ऐसा लगता है कि इस बार वॉरेन का जो स्पिरिचुअल संकल्प है वो भी शायद कम पड़ जाए। ये जो स्ट्रगल है, यही फिल्म के क्लाइमैक्स की जमीन तैयार करता है। ये सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स की लड़ाई नहीं है, ये विश्वास और विल पावर की लड़ाई है। क्या वॉरेन का विश्वास उस बुराई पर हावी हो पाएगा जो न सिर्फ स्मर्ल परिवार को बल्कि अब उनके अपने परिवार को भी निगलने को तैयार है? और फिर आता है क्लाइमैक्स, स्मॉल घर के अंदर का वो भयानक सीन। वॉरेन उस आईने के जरिए पूरी तरह मैनिफेस्ट हो रहे डीमन का सामना करते हैं। लोरेन जैसे अंधेरे में खींची जा रही है, जूडी बेतहाशा अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही है, और एड फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पर उस राक्षसी शक्ति से जूझ रहा है। माहौल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल और डरावना। तभी जोर की बिजली कड़कती है और वो आईना टूट जाता है, चकनाचूर। लोरेन, जो उम्मीद और नाउमीदी के बीच झूल रही है, आखिरी पल में जूडी पर बपतिस्मा की प्रार्थना पढ़ती है। डीमन की एक भयानक चीख गूंजती है, पूरा घर एक अजीब स्पेक्ट्रल लाइट से भर जाता है, और फिर खामोशी, एकदम सन्नाटा। अंत में सुबह का सीन है। घर शांत है। स्मर्ल परिवार इतने दुख और डर के बाद अब आजाद हैं। वो कांपते हुए एक दूसरे को थामे हुए हैं। वॉरेन घर के बाहर खड़े हैं, थके हुए, चोटिल लेकिन रिजोल्यूट। उनका आखिरी केस खत्म हो चुका है, पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस केस का जो इमोशनल बोझ है वो शायद उन पर हमेशा रहेगा। फिल्म का आखिरी शॉट टूटे हुए आईने के टुकड़ों पर जाता है, जिनमें वो फीकी पड़ती बुराई की झलक दिखती है। वाकई एक चैप्टर के एंड जैसा फील होता है। हाँ, और ये अंत सिर्फ कहानी का नहीं बल्कि पूरी मेन कंजूरिंग सीरीज के लिए एक अहम पड़ाव था। ये फिल्म 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में आई थी। आईमैक्स वर्जन भी था इसका, ताकि वो माहौल फील हो सके। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा और स्रोतों में भी है, ये मेन कंजूरिंग लाइन की चौथी और आखिरी फिल्म है। एड और लोरेन वॉरेन की लगभग 10 साल लंबी ऑन स्क्रीन जर्नी का एंड। ये बहुत बड़ी बात है। एक पूरी जनरेशन इन किरदारों के साथ बड़ी हुई है, और जैसा हमने बात की, ये कहानी 1980s के दशक के असल स्पिरिचुअल हंटिंग पर बेस्ड है, जो वॉरेन के सबसे चर्चित और विवादास्पद मामलों में से एक रहा है। फिल्म की रिव्यूज पर अगर नजर डालें तो मिक्स्ड रिएक्शन दिखता है। कई लोगों ने इसके डरावने एटमॉस्फेयर, इमोशनल डेप्थ, पुरानी फिल्मों के रेफरेंसेस, मतलब नॉस्टैल्जिक कॉलबैक्स और एक सैटिस्फाइंग एंड देने के लिए इसकी तारीफ की। लेकिन आलोचना भी हुई थी, है ना, कुछ पॉइंट्स पर। बिल्कुल। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म की पेस थोड़ी स्लो है, खासकर बीच के हिस्सों में, और कुछ ने यह भी पॉइंट आउट किया कि डर दिखाने के लिए फिल्म उन्हीं पुराने आजमाए हुए हॉरर तरीकों, मतलब ट्रोप्स पर निर्भर करती है, जो हम कंजूरिंग यूनिवर्स में पहले भी कई बार देख चुके हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ नयापन कम लगा शायद कुछ लोगों को। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब ने इसे परफेक्ट माना। कुछ को लगा कि ये सीरीज को एक अच्छी विदाई देती है, जबकि कुछ को शायद और ज्यादा इनोवेशन की उम्मीद थी। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमने क्या समझा? ये फिल्म एक बेहद कंट्रोवर्शियल असल भूताहम मामले को लेती है, उसे वॉरेन परिवार के निजी संघर्षों से जोड़ती है, खासकर लोरेन का अतीत और जूडी का भविष्य। ये विश्वास बनाम डर, परिवार की सुरक्षा और अतीत के सायों से लड़ने जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। और सबसे अहम, ये एड और लोरेन वॉरेन की जो मेन कहानी है उसे एक डेफिनेट एंड देती है। ये असलियत और सिनेमाई हॉरर का एक ऐसा मिक्स है जो इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक केस को नहीं बल्कि वॉरेन की पूरी सिनेमाई लेगेसी को समेटने की कोशिश करती है। उनका निजी जीवन, उनका काम, उनकी बेटियां, सब कुछ इस आखिरी कहानी में आकर जैसे मिलता है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक लेगेसी को डिफाइन करने का अटेम्प्ट है। ये सवाल उठाती है कि वॉरेन का काम क्या था, उसका उनके परिवार पर क्या असर पड़ा और दर्शक उन्हें कैसे याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट राइट्स हॉरर जॉनरे के अंदर रहते हुए परिवार, विश्वास और ट्रॉमा जैसे भारी विषयों को खंगालने के लिए एक असल केस का इस्तेमाल करती है, और इसे मेकर्स ने वॉरेन के इस खास सिनेमाई सफर के फाइनल चैप्टर के तौर पर पेश किया है। एक तरह से उन किरदारों को अलविदा कहने जैसा है जिनसे दर्शक इतने सालों से जुड़े रहे हैं। और यहीं से वो आखिरी विचार या सवाल उठता है जिस पर शायद दर्शकों को सोचना चाहिए।
जब कोई फिल्म किसी असल और वो भी इतने विवादास्पद भूता मामले पर आधारित होती है, तो उसका फिक्शनल रीटेलिंग, असल घटना की सच्चाई, उसमें शामिल लोगों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के बारे में आम लोगों की सोच को कैसे शेप करता है। खासकर तब जब ये फिल्म एक पूरी सीरीज का अंत हो और शायद यही आखिरी इमेज लोगों के जहन में रह जाए। मनोरंजन के लिए असल घटनाओं को कितना बदलना एथिकली सही है और इसका उन घटनाओं या उनसे जुड़े लोगों की यादों पर क्या असर पड़ता है, ये सवाल इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में और भी गहरा हो जाता है।